सर जैसे कहा जाता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो शोले हमारी राष्ट्रीय फिल्म है। इस फिल्म में घोड़े तक फेमस हुए, धन्नो आज तक याद है हमें। बॉलीवुड इतिहास में शोले एक ऐसी फिल्म रही है जिसका एक एक डायलॉग, एक एक किरदार, डायरेक्टर, राइटर, यहाँ तक कि फिल्म के जानवर धन्नो और बसंती का कुत्ता भी स्टार बन गए थे। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना से लेकर कितने आदमी थे तक हर लाइन आज भी लोगों की जुबान पर ऐसी चढ़ी हुई है जैसे पुराने लेकिन फेवरेट गाने। शोले ने वो मुकाम हासिल किया जिसे कल्ट क्लासिक कहते हैं। कल्ट क्लासिक मूवी का मतलब ऐसी फिल्म से होता है जो रिलीज के समय भले ही बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सुनामी ना ला पाई हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना लेती है कि सालों बाद भी उसके डायलॉग, सीन और किरदार मीम्स, रील और रोजमर्रा की बातों में जिंदा रहते हैं। इस वीडियो को बनाने में टाइम और मेहनत दोनों बहुत लगे हैं। आप जहां तक वीडियो देखते हो उसके बाद हमें कमेंट कर जरूर बताना आपको क्या पसंद नहीं आया, आपको क्या कमी महसूस हुई जिस कारण आपने वीडियो वहां पर छोड़ दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे कई ऐसे किस्से छुपे हैं जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। जैसे कि धर्मेंद्र, जिन्होंने फिल्म में बीरू का आइकॉनिक रोल निभाया, वो असल में ठाकुर का रोल करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि जब उन्हें पता चला बीरू का रोल करने से उन्हें हेमा मालिनी के साथ ज्यादा सीन मिलेंगे तो भाई साहब तुरंत मान गए। प्यार में इंसान क्या क्या नहीं कर देता है। अब बात करें ठाकुर की, तो यह रोल अमिताभ बच्चन भी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें जय बना दिया और यही रोल आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। गब्बर सिंह का नाम सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजमत खान इस रोल को लेकर इतने घबराए हुए थे कि शूटिंग के दौरान अपने साथ कुरान रखते थे ताकि उनका डर थोड़ा कम हो सके। और मजेदार बात यह है कि फिल्म में सलमान खान के नाना भी नजर आए थे, यानी शोले का कनेक्शन बॉलीवुड की अगली पीढ़ी तक पहुंच चुका था। अब सवाल आता है, सांबा यह फिल्म क्यों नहीं करना चाहता था? कौन सा ऐसा सीन था जिसमें असली में गोली चली थी? क्या जय और बीरू गब्बर असल जिंदगी के किरदार से इंस्पायर थे? और जो क्लाइमैक्स हम फिल्म में देखते हैं जिसमें ठाकुर गब्बर को जूतों से मारता है, वो असल में फिल्म का हिस्सा कभी था ही नहीं। और इतना ही नहीं, शुरुआत में ठाकुर, जय और बीरू तीनों एक दूसरे का रोल करना चाहते थे। और तो और एक ऐसे एक्टर भी थे जिन्हें एक्टिंग की फीस के बदले रेफ्रिजरेटर दिया गया था। अब इसे पेमेंट कहें या गर्मी से राहत का इंतजाम, तो चलिए आज जानते हैं शोले फिल्म से जुड़े हुए ऐसे दिलचस्प किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ज्यादातर लोग शोले फिल्म को जय और बीरू की दोस्ती की कहानी मानते हैं, लेकिन अगर फिल्म को ध्यान से देखा जाए तो असल में यह पूरी कहानी ठाकुर और गब्बर की दुश्मनी के इर्द गिर्द घूमती है। जय बीरू तो बस उस जंग के सबसे स्टाइलिश सिपाही थे। शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी, यानी जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब बॉलीवुड को उसकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म मिलने वाली थी। इस फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मशहूर मिनवा थिएटर में हुआ था और यहाँ से शुरू हुआ ऐसा सिलसिला कि फिल्म 1-2 महीने नहीं बल्कि लगातार 5 साल 1975 से 1980 तक चली। सोचिए, आजकल तो लोग ओटीटी पर मूवी शुरू करके 20 मिनट में ही स्किप मार देते हैं, और उस समय लोग 5 साल तक टिकट लेकर थिएटर पहुंच रहे थे। उस समय इस फिल्म को बनाने में 3 करोड़ का खर्चा आया था और 35 करोड़ के आसपास कमाई करी थी। इसने उस समय 25 करोड़ से ज्यादा टिकट बेची थी। शोले से पहले सबसे लंबा चलने का रिकॉर्ड 1947 की फिल्म किस्मत के नाम था, जो कोलकाता में करीब 3 साल 6 महीने तक चली, लेकिन शोले ने उस रिकॉर्ड को भी धूल चटा दी। फिर आया वक्त जब शोले का रिकॉर्ड टूटने वाला था और उसे तोड़ा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यह फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा में इतनी लंबी चली कि लोग मजाक में कहते हैं अगर थिएटर बंद भी हो जाए तो राज और सिमरन वहीं बस जाएंगे। शोले का जलवा सिर्फ एक थिएटर तक सीमित नहीं था। इस फिल्म ने 60 जगह गोल्डन जुबली 50 हफ्ते और 100 जगह से ज्यादा सिल्वर जुबली 25 हफ्ते मनाई। यानी यह फिल्म सिर्फ चली ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर डेरा डालकर बैठ गई थी। जब शोले सुपरहिट हुई तो मशहूर फिल्म मेकर शेखर कपूर ने मजाक मजाक में लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, हिंदी सिनेमा को अब 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। शोले से पहले बीसी बिफोर शोले, शोले के बाद एडी आफ्टर ड्रामा। मतलब शोले सिर्फ फिल्म नहीं थी, यह बॉलीवुड के लिए पूरा एक नया युग लेकर आई थी। जब शोले पहली बार रिलीज हुई थी
तब हालात आज जैसे नहीं थे। आज अगर फिल्म का ट्रेलर अच्छा लग जाए तो लोग उसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर देते हैं, लेकिन शोले को शुरुआत में जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। क्रिटिक्स को फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और दर्शक का रिस्पॉन्स भी कुछ खास नहीं था। थिएटर मालिक तक परेशान हो गए थे क्योंकि फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था फिल्म में जय यानी अमिताभ बच्चन का मरना। उस समय दर्शक जय और बीरू की दोस्ती में इतने खो चुके थे कि जय की मौत उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी। लोग थिएटर से बाहर निकलकर कहते थे, दोस्ती इतनी शानदार बनाई और आखिर में दिल ही तोड़ दिया। फिल्म का प्रदर्शन गिरता देख प्रोड्यूसर और डायरेक्टर काफी परेशान हो गए थे। यहाँ तक उन्होंने प्लान बना लिया था कि जहां जय मरता है उस सीन को बदल दिया जाए, यानी जय को जिंदा कर दिया जाए। आज के समय में इसे अल्टरनेट एंडिंग बोलते हैं। उस समय इसे बॉक्स ऑफिस बचाने की आखिरी उम्मीद माना जा रहा था। लेकिन तभी एंट्री होती है फिल्म के राइटर जोड़ी सलीम जावेद की, जिन्होंने अपनी कहानी और स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा था। उन्होंने साफ कहा, फिल्म को थोड़ा समय दीजिए, अगर कुछ हफ्तों बाद भी फिल्म नहीं चली तब सीन बदल लेना। फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। फिल्म धीरे धीरे लोगों के दिल में बसने लगी, डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे और शोले सिर्फ हिट नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। कभी कभी फिल्में पहले दिन नहीं बल्कि धीरे धीरे दर्शकों के दिल जीतती हैं और शोले इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शोले जैसी ऐतिहासिक फिल्म की कहानी लिखी थी बॉलीवुड के सबसे खतरनाक राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर ने। उस समय इन्होंने इस फिल्म को लिखने के लिए करीब 10,000 फीस ली थी, जो आज सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन उस दौर में यह रकम इतनी बड़ी थी कि आज के हिसाब से समझो लग्जरी कार की एडवांस पेमेंट की हो। कहानी लिखने का इनका तरीका बिल्कुल फिल्मी था। साल 1993 में रोज सुबह 10 बजे सलीम खान, जावेद अख्तर और डायरेक्टर रमेश सिप्पी फिल्म के एक कमरे में बंद हो जाते थे और फिर शुरू होती थी कहानी बनाने की मैराथन। इन मीटिंग में सिर्फ दिमाग ही नहीं चलता था बल्कि चाय, सिगरेट और बियर भी बराबर मेहनत करती थी। कई कई घंटों तक बहस होती थी, कभी किरदारों पर, कभी डायलॉग और कभी इस बात पर कि गब्बर ज्यादा खतरनाक कैसे लगेगा। यानी शोले की स्क्रिप्ट सिर्फ लिखी नहीं गई बल्कि उबाली गई थी। चाय, सिगरेट और बियर के ढेर लग जाते थे। अगर फिल्म की प्रेरणा की बात करें तो शोले की जड़ें भी पुराने सिनेमाई खजाने से जुड़ी हुई हैं। इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा राज घोंसले की फिल्म मेरा गांव मेरा देश और 1971 की नरेंद्र बेदी की फिल्म खोटे सिक्के से मिली थी, जिनमें डकैतों की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन सलीम जावेद ने इन प्रेरणाओं को उठाकर ऐसा तड़का लगाया कि शोले फिल्म डकैतों की कहानी नहीं रही बल्कि दोस्ती, बदला, इमोशन और यादगार डायलॉग्स का ऐसा मिक्सचर बनी जो आज भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा मास्टरपीस मानी जाती है। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब जीपी सिप्पी कराची से मुंबई ऐसे आए जैसे कोई नया कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने आता है। हालात इतने खराब थे कि उनके पास शरीर पर सिर्फ शर्ट के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, कहानी अगर दमदार हो तो हीरो खाली जेब से भी सुपरस्टार बन जाता है। समय बदला, मेहनत रंग लाई और जीपी सिप्पी ने अपने बेटे रमेश सिप्पी के साथ मिलकर कई फिल्में बनाई। लेकिन इनकी सबसे शानदार और सुपरहिट फिल्म थी सीता और गीता। जब यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई तो उसकी सक्सेस पार्टी घर पर रखी गई। पार्टी में माहौल इतना खुशियों से भरा था कि वहीं फैसला ले लिया गया, अब ऐसी फिल्म बनाएंगे जो सीता और गीता से भी 4 कदम आगे होगी। और यहीं से शुरू हुई शोले बनाने की असली कहानी। शोले का शुरुआती बजट करीब 1 करोड़ रखा गया था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे शोले बनती गई, खर्चा भी वैसे वैसे बढ़ता गया। मतलब फिल्म का बजट भी गब्बर सिंह की तरह बोल रहा था, और कितना पैसा है तुम्हारे पास। जब जीपी सिप्पी ने फिल्म की कहानी सुनी तो उन्हें इस पर इतना भरोसा हुआ कि उन्होंने बिना ज्यादा सोचे फिल्म में पैसा लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन दिक्कत यहीं खत्म नहीं हुई। मेकर्स इस फिल्म को 70 mm फॉर्मेट पर शूट करना चाहते थे, जो उस दौर में बहुत एडवांस और महंगी टेक्नोलॉजी थी। अगर पूरी फिल्म 70 mm में शूट होती तो बजट को आसमान छूने में देर नहीं लगती। इसीलिए एक स्मार्ट फैसला लिया गया, फिल्म को 70 और 35 फॉर्मेट को मिलाकर शूट किया गया। आखिरकार फिल्म बनते बनते इसका कुल बजट करीब 3 करोड़ तक पहुंच गया। उस समय बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी रकम थी। बाद में शोले ने कमाई ऐसी की
कि यह रकम भी छोटी लगने लगी। फिल्म शोले में आपने रामनगर गांव, गब्बर का अड्डा जरूर देखा होगा। मूवी में इन दोनों की जगहों को इतनी दूर दिखाया गया है कि लगता है जैसे बीरू को वहां पहुंचने के लिए गूगल मैप की जरूरत हो। लेकिन असलियत में इन दोनों की लोकेशन ज्यादा दूर नहीं थी, बल्कि यह एक दूसरे के काफी करीब थे। यानी फिल्म में दूरी कैमरे और कहानी ने बढ़ाई थी, जमीन पर नहीं। रामनगर गांव को फिल्म के लिए ऐसे नहीं बना दिया गया, बल्कि इसे पूरी मेहनत और प्लानिंग के साथ बसाया गया था। फिल्म के मुताबिक इस गांव को बसाने के लिए मुंबई से 30 लोगों और स्थानीय 70 लोगों ने दिन रात मेहनत की थी। मतलब यह गांव शूटिंग के लिए नहीं, बल्कि सच में बसाने जैसा प्रोजेक्ट बनाया गया था। वहां एक मॉडर्न किचन बनाया गया, साथ ही राशन रखने के लिए पूरा गोदाम भी तैयार किया गया था। सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए बेंगलोर हाईवे से रामनगर तक सीधी सड़क बनाई गई थी। साथ ही वहां टेलीफोन लाइन और बिजली के खंभे तक लगाए गए थे। यानी फिल्म का सेट इतना शानदार बनाया गया था कि अगर वहां कोई सच में रहने लग जाता, शायद उसे पता ही नहीं चलता कि यह फिल्म के सेट पर रह रहे हैं। शोले का रामनगर सिर्फ एक सेट नहीं था, बल्कि उस दौर की फिल्म मेकिंग का एक ऐसा उदाहरण था जिसने दिखा दिया कि अगर कहानी बड़ी हो तो उसके लिए अलग दुनिया भी बसाई जा सकती है। इस समय रामनगर कर्नाटक में पड़ता है। येडगर या एदेगरी रमेश सिप्पी के लिए कोलंबस से कम नहीं थे। उस समय बॉलीवुड में ज्यादातर डकैतों पर बनी फिल्में चंबल की घाटी, राजस्थान के बीहड़ या रेगिस्तान में शूट की जाती थीं। लेकिन रमेश सिप्पी कुछ नया दिखाना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर लोकेशन अलग होगी तो फिल्म का असर भी अलग पड़ेगा। इसी सोच के साथ येडकर सही जगह की तलाश में निकल पड़े। मंगलोर, बेंगलोर और कोचीन जैसे कई इलाकों में घूमने के बाद आखिरकार उन्हें मंगलोर के पास एक ऐसी जगह मिली जो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। सूखे पेड़, उबड़ खाबड़ रास्ते और डरावना माहौल, जैसा गब्बर सिंह के आतंक के लिए चाहिए था। मतलब लोकेशन देखकर ही लग रहा था अगर यहाँ कोई कितने आदमी थे पूछ ले तो सच में डर लग जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस जगह पर पहले ही इंग्लिश फिल्म माया की शूटिंग भी हो चुकी थी। यानी लोकेशन पहले से ही इंटरनेशनल सिनेमा में अपना जलवा दिखा चुकी थी। जैसे ही रमेश सिप्पी ने इस लोकेशन की तस्वीर देखी और इसके बारे में सुना, वह खुद को रोक नहीं पाए। वह तुरंत अपने सिनेमेटोग्राफर द्वारका देवेचा के साथ हवाई जहाज पकड़कर वहां पहुंच गए। जब उन्होंने वहां के बड़े बड़े पहाड़, सूखी जमीन और खतरनाक रास्ते देखे तो उन्हें लगा कि यही वो जगह है जहां गब्बर सिंह का राज बसाया जा सकता है। यानी रमेश सिप्पी को उनकी ड्रीम लोकेशन मिल चुकी थी और यह लोकेशन आगे चलकर शोले की पहचान बन गई, जहां हर पत्थर और पहाड़ आज भी गब्बर की कहानी सुनाता है। शोले का सबसे यादगार और खतरनाक किरदार अगर कोई था तो वह था गब्बर सिंह, और इस रोल को अमर बनाया अमजद खान ने। लेकिन मजेदार बात यह है कि शुरुआत में यह रोल अमजद खान को मिलने वाला ही नहीं था। असल में मेकर्स इस रोल के लिए डैनी को लेना चाहते थे, लेकिन उस समय डैनी फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान में थे। अब दोनों फिल्में बड़ी थीं और कोई भी अपनी डेट से समझौता करने को तैयार नहीं था। आखिरकार किस्मत ने पलटी मारी और गब्बर का रोल अमजद खान को मिला, जो बाद में यही फैसला बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अब बात करें गब्बर के सबसे फेमस डायलॉग की। कितने आदमी थे? यह डायलॉग जितना आसान सुनाई देता है उतना नहीं था। इस एक डायलॉग को शूट करने के लिए करीब 40 रीटेक लेने पड़े। अमजद खान इस डायलॉग को सही तरीके से बोल नहीं पा रहे थे। जब डायरेक्टर ने देखा कि अमजद खान की हालत खराब हो रही है तो उन्होंने कहा तुम थोड़ा आराम कर लो। लेकिन अमजद खान उस रात इतनी टेंशन में थे कि उन्होंने नींद तक नहीं ली। कहा जाता है कि वह पूरी रात इस बात से परेशान रहे कि वह डायलॉग सही से नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ तक वह रो भी पड़े थे। लेकिन अगले दिन उन्होंने पूरी हिम्मत जुटाई, कैमरा चालू हुआ और उन्होंने एक ही टेक में डायलॉग ऐसा बोला कि वह इतिहास बन गया। अमजद खान का नाम इस रोल के लिए सलीम खान ने सुझाया था। उन्होंने अमजद खान को एक नाटक में एक्टिंग करते हुए देखा था और उनकी एक्टिंग उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीधे रमेश सिप्पी को उनका नाम सुझा दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि संजीव कपूर भी गब्बर का रोल करना चाहते थे। वह इस किरदार के लिए काले दांत करवाने से लेकर बाल कटवाने तक हर हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और हैरानी की बात यह है कि पूरी फिल्म में गब्बर के सिर्फ 9 सीन थे, लेकिन असर ऐसा कि पूरी फिल्म उसी के नाम से याद की जाती है। शुरुआत में मेकर्स को अमजद खान की आवाज भी पसंद नहीं आ रही थी,
यहाँ तक कि उन्हें फिल्म से हटाने तक का विचार किया जा रहा था। लेकिन सलीम खान को अमजद खान पर पूरा भरोसा था। वह उन्हें बचपन से जानते थे, क्योंकि अमजद खान के पिता जयंत भी बहुत शानदार अभिनेता थे। सलीम खान ने एक बार अमजद खान से कहा था, अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम्हें भी एक दिन बहुत बड़ी फिल्म ऑफर होगी। और सच में शोले ने यह साबित कर दिया। गब्बर सिंह का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। कहा जाता है कि चंबल में सच में एक डाकू था जिसका नाम गब्बर था। जया बदूड़ी के पिता ने अभी सब चंबल नाम की एक किताब लिखी थी, जिसे अमजद खान को पढ़ने के लिए दिया गया था। इस किताब में एक दिलचस्प घटना का जिक्र है। अमजद खां की पत्नी शैला उसे अमजद को बताती है कि सचमुच गब्बर ने बचपन में एक धोबी को अपनी पत्नी को पुकारते हुए सुना था, अरे ओ शांति। आगे चलकर इसी स्टाइल से प्रेरित होकर शोले में मशहूर डायलॉग बना, अरे ओ सांभा। और इस तरह गब्बर सिंह सिर्फ एक विलन नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक किरदार बन गया था। अमजद खान वैसे तो बेहद शांत और सामान्य जिंदगी जीने वाले इंसान थे। वह बहुत ज्यादा धार्मिक नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति नहीं माने जाते थे। लेकिन शोले की शूटिंग के दौरान गब्बर का किरदार निभाने का दबाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने एक अलग ही तरीका अपनाया। कहा जाता है कि शूटिंग के समय उन्होंने कुरान शरीफ अपने पास रखना शुरू कर दिया था, ताकि उन्हें आत्मविश्वास और हिम्मत मिल सके। जब उनकी पत्नी ने यह देखा तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि अमजद खान आमतौर पर इतने भावुक तरीके से चीजों को नहीं लेते थे। एक और दिलचस्प घटना उनके साथ तब हुई जब वह एक बार हवाई जहाज से सफर कर रहे थे। उड़ान के दौरान अचानक प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया और प्लेन को वापस उतारना पड़ा। अब ज्यादातर यात्री डर गए और घर लौट गए, लेकिन अमजद खान वहीं रुके रहे। जब प्लेन दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ तो वह फिर उसी प्लेन में बैठ गए। कहा जाता है कि उस समय उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। वह सोच रहे थे, अगर कहीं यह प्लेन क्रैश हो गया तो शायद गब्बर का रोल डैनी को मिल जाएगा। यानी गब्बर का किरदार उनके लिए सिर्फ रोल नहीं था, बल्कि एक ऐसा मौका था जिसे वह किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे। और शायद यही जुनून था जिसने अमजद खान को बॉलीवुड का सबसे यादगार विलन बना दिया। शोले रिलीज होने के बाद गब्बर सिर्फ फिल्म का विलन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा पॉप कल्चर आइकन बन गया जिसकी पॉपुलैरिटी हीरो से भी ज्यादा हो गई। गब्बर की दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय मशहूर कंपनी ब्रिटानिया बिस्किट ने अपने विज्ञापन में गब्बर के किरदार को शामिल किया था। यह पहली बार था जब किसी विलेन को किसी बड़े ब्रांड के एड के लिए चुना गया था। और कमाल की बात यह रही कि उस एड के बाद ब्रिटानिया के बिस्कुट की बिक्री लगभग 2 गुनी हो गई थी। यानी गब्बर सिर्फ लोगों को डराता ही नहीं था, बिस्कुट भी बिकवा देता था। गब्बर के किरदार को असली बनाने के लिए अमजद खान खुद भी पूरी तरीके से जुनूनी हो गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म में पहनी अपनी खाकी ड्रेस को पूरी शूटिंग के दौरान एक बार भी नहीं धुलवाया था, ताकि कपड़े पुराने और असली डाकू जैसे दिखें। मतलब आज के स्टार जहां हर सीन में नया कॉस्ट्यूम मांगते हैं, वहां अमजद खान ने पूरा रोल एक ही रियलिस्टिक ड्रेस में निभा दिया। गब्बर का नाम सलीम खान ने रखा था और यह नाम असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित था। कहा जाता है कि सलीम खान के पिता पुलिस में डीजीआई थे। उन्होंने सलीम को एक असली डाकू की कहानी सुनाई थी जिसका नाम गब्बर था। वह डाकू पुलिस वालों पर हमला करता था और उन्हें बेहद बेरहमी से नाक काट देता था और छोड़ देता था। इन्हीं कहानियों की प्रेरणा लेकर सलीम जावेद ने ऐसा किरदार तैयार किया जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे खतरनाक और यादगार विलन बन गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय और बीरू के नाम सिर्फ फिल्मी कल्पना नहीं है। दरअसल सलीम खान के कॉलेज में उनके 2 दोस्त थे जिनका नाम जय और बीरू था, और उन्होंने वही नाम सीधे फिल्म में इस्तेमाल कर लिया। मतलब दोस्ती इतनी गहरी थी कि सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। शोले बन रही थी तब अमिताभ बच्चन का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। वह लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे थे और इंडस्ट्री में उन्हें लेकर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया जा रहा था। उसी दौरान अमिताभ फिल्म जंजीर की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन सलीम जावेद और धर्मेंद्र को अमिताभ पर पूरा भरोसा था। सलीम जावेद ने तो साफ कह दिया था, कहानी मैंने पढ़ी है, फिल्म पक्की सुपरहिट होगी और अमिताभ सुपरस्टार बन जाएंगे। मतलब आत्मविश्वास ऐसा था
जैसे गब्बर पहले से ही जानता हो कि सामने वाले कितने आदमी हैं। जंजीर रिलीज हुई और सच में सुपरहिट साबित हुई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शोले के लिए अमिताभ को जंजीर से पहले ही साइन कर लिया जा चुका था। इसी दौरान अमिताभ और जया ने 3 जून 1973 को शादी कर ली। जंजीर की सफलता के बाद दोनों सुपरस्टार बन गए और इसका सीधा फायदा मिला शोले को। अब बात करते हैं शोले के एक छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत सीन की, जिसमें जया लालटेन जला रही होती है और अमिताभ ऑर्गन बजा रहे होते हैं। यह सीन फिल्म में मुश्किल से 2 मिनट का है, लेकिन इसे शूट करने में पूरे 20 दिन लग गए थे, क्योंकि सिनेमेटोग्राफर द्वारिका दिवेचा इस सीन को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि सीन में सूरज ढलने और रात होने के बीच का असली नेचुरल माहौल दिखाया जाए, यानी वह कैमरे में सिर्फ सीन नहीं बल्कि समय का जादू कैद करना चाहते थे। और यही वजह है कि शोले का हर छोटा सीन भी आज तक लोगों के दिल में बसा हुआ है। द्वारका दिवेचा की सिनेमेटोग्राफी से खुश होकर सिप्पी ने बिल्कुल न्यू फेयर कार गिफ्ट की थी। शोले में गब्बर सिंह और सांबा के जो दमदार संवाद हैं, उन्हें खास तौर पर खड़ी बोली में लिखा गया था ताकि किरदार ज्यादा रियल और डरावने लगे। जब सलीम खान ने यह संवाद अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार को सुनाया तो उनका असर इतना जबरदस्त था कि अमिताभ बच्चन भी गब्बर का रोल के लिए उत्सुक हो गए थे। मतलब डायलॉग सुनकर उन्हें लगा कि विलन बनने में ही अलग मजा है। लेकिन आगे चलकर चीजें बदली और अमिताभ ने समझ लिया कि जय का किरदार उनके कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट है। जय का शांत, कम बोलने वाला और गंभीर स्वभाव अमिताभ की स्क्रीन पर्सनैलिटी पर बिल्कुल फिट बैठता था। कह सकते हैं कि अगर अमिताभ गब्बर बन जाते तो शायद हम वह खामोश लेकिन असरदार जय देखने को नहीं मिलता और जय और बीरू की दोस्ती भी इतनी यादगार नहीं बन पाती। कभी कभी कलाकार खुद सही फैसले ले लेते हैं और वही फैसले आगे चलकर इतिहास बन जाते हैं। शोले में अमिताभ का जय बनना भी ऐसा ही फैसला था, जिसने उन्हें बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन बनने की राह पर और मजबूत कर दिया था। जब धर्मेंद्र को पहली बार शोले की कहानी सुनाई गई तो उन्हें बीरू का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरी कहानी पढ़ी उन्हें समझ आया कि असली कहानी तो ठाकुर और गब्बर की दुश्मनी के आसपास घूमती है। इसीलिए धर्मेंद्र ने तुरंत ठाकुर का रोल करने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया कि संजीव कपूर पहले ही ठाकुर का रोल करने के लिए तैयार हो चुके थे। अब डायरेक्टर रमेश सिप्पी दुविधा में फंस गए। तब उन्होंने धर्मेंद्र को समझाया, अगर तुम बीरू का रोल करोगे तो तुम्हारे ज्यादातर सीन हेमा मालिनी के साथ होंगे। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र तुरंत मान गए, क्योंकि उस समय धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पसंद करते थे और दिल के मामले में कोई भी हीरो समझौता नहीं करता है। दिलचस्प बात यह भी है कि शूटिंग शुरू होने से कुछ समय पहले संजीव कपूर ने भी हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन हेमा ने मना कर दिया। यही वजह रही कि फिल्म में ठाकुर और बसंती के सीन लगभग ना के बराबर हैं। धर्मेंद्र तो हेमा के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए शूटिंग के दौरान जानबूझकर गलतियां करते थे ताकि बार बार रीटेक हो। यहाँ तक कहा जाता है कि वह यूनिट मेंबर को पैसे देकर गलती करवाते थे ताकि सीन लंबा खिंच सके। इसे कहते हैं रियल लाइफ रोमांस विथ फिल्मी प्लानिंग। फिल्म का एक बेहद फेमस सीन जिसमें बीरू पानी की टंकी पर चढ़कर बसंती से शादी के लिए मौसी को मनाता है, वह असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित था। वैसे शुरुआत में हेमा मालिनी बसंती का रोल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह पहले ही सीता और गीता और अंदाज जैसी बड़ी हिट फिल्में कर चुकी थी। उन्हें यह रोल थोड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन रमेश सिप्पी के समझाने पर वह तैयार हो गई और आगे चलकर बसंती उनका सबसे आइकॉनिक किरदार बन गया। मूवी में जो ठाकुर का नाम है ठाकुर बलदेव सिंह, यह नाम सलीम के ससुर यानी सलमान खान के नाना का नाम था, बलदेव सिंह चरक, जिसे सिर्फ हल्का सा बदलाव किया गया था। शोले में सिर्फ हीरो और विलेन ही नहीं बल्कि छोटे छोटे किरदार भी इतने दमदार थे कि आज तक याद किए जाते हैं। उनमें से एक था अंग्रेजों के जमाने का जेलर, जिसे शानदार तरीके से निभाया था असरानी ने। यह किरदार इतना फेमस हुआ कि आज भी लोग इसका डायलॉग सुनते ही मुस्कुरा देते हैं। लेकिन इस किरदार को तैयार करने की पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। असरानी बताते हैं कि जब उन्हें यह रोल ऑफर किया गया तो उन्हें समझाया गया कि यह एक ऐसा जेलर है जो खुद को बहुत होशियार समझता है, लेकिन असल में उतना समझदार होता नहीं है। इसीलिए वह हर समय ओवर एक्टिंग करके यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत बड़ा और सख्त अधिकारी है, मतलब कम ज्ञान ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला ऑफिसर। जब असरानी से पूछा गया कि
वह इस रोल को कैसे निभाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि बस जेलर की वर्दी पहन लेंगे और रोल कर लेंगे, लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी कुछ अलग चाहते थे। उन्होंने असरानी को द्वितीय विश्व युद्ध के तानाशाह हिटलर से जुड़ी किताब दी और कहा इस किरदार में थोड़ा हिटलर जैसा एटीट्यूड होना चाहिए। जब असरानी ने किताब पढ़ी तो उन्होंने हिटलर के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया, लेकिन असली चुनौती उसके बोलने के स्टाइल को पकड़ना था। तब रमेश सिप्पी ने उन्हें हिटलर की रिकॉर्डिंग सुनाई और असरानी ने उसी से प्रेरणा लेकर अपनी डायलॉग डिलीवरी में हल्का सा उतार चढ़ाव और अलग अंदाज जोड़ा जो हिटलर से मैच करता हो। इसी वजह से जब यह फिल्म में बोलते हैं हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो उनकी आवाज, चाल और एक्सप्रेशन में हिटलर जैसी झलक देखने को मिलती है, लेकिन कॉमिक अंदाज में। और यही यूनिक स्टाइल इस किरदार को इतना यादगार बना गया कि असरानी का यह रोल शोले के सबसे मजेदार और आइकॉनिक किरदारों में गिना जाता है। अब बात करते हैं सुरमा भोपाली की। यह किरदार शुरू में फिल्म के स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, इसे जावेद अख्तर ने बाद में जोड़ा। दरअसल जब वह भोपाल में रह रहे थे तो उनके पड़ोसी का अंदाज इतना मजेदार था कि उन्होंने उसी से प्रेरित होकर यह किरदार लिख दिया। इस किरदार पर एक कवाली भी शूट की गई जिसमें बड़े बड़े कलाकारों की आवाज थी, लेकिन फिल्म का रन टाइम ज्यादा होने की वजह से यह सीन हटा दिया गया। सांबा का किरदार निभाया था मैक मोहन ने। जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनके डायलॉग बहुत कम हैं, तो उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया, लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें भरोसा दिलाया अगर फिल्म चल गई तो तुम बहुत फेमस हो जाओगे। और सच में सिर्फ 2-3 डायलॉग बोलकर भी सांबा अमर हो गया। इसके लिए उन्हें सिर्फ उस समय करीब 12,000 रुपए दिए गए थे। फिल्म के शुरुआत में जो ट्रेन फाइट सीन है उसे शूट करने में पूरे 7 हफ्ते लगे थे। यह सीन मुंबई पुणे रोड के पास शूट किया गया था। फिल्म में सचिन ने रहीम चाचा के बेटे का रोल निभाया था जिसे गब्बर मार देता है। इस रोल के बदले उन्हें फीस के बजाय रेफ्रिजरेटर दिया गया था, यानी उस दौर में एक्टिंग के साथ साथ घर का सामान भी मिल जाता था। शोले का क्लाइमैक्स असल में जो हम देखते हैं वो इसका हिस्सा कभी था ही नहीं। मूल कहानी में ठाकुर गब्बर को बेहद हिंसक तरीके से मार देता है, लेकिन सेंसर बोर्ड को यह ज्यादा क्रूर लगा, इसीलिए बाद में सीन बदलकर जूतों से मारने वाला सीन रखा गया और गिरफ्तार करवा दिया गया। क्लाइमैक्स में जय वीरू जब सिक्का उछालते हैं उस सीन को रियल बनाने के लिए असली गोलियां चलाई गई थीं। एक बार शूटिंग के दौरान एक खतरनाक हादसा होते होते बचा। धर्मेंद्र को एक सीन में गोली बारूद इकट्ठी करनी थी, लेकिन बार बार टेक खराब हो रहा था। गुस्से में उन्होंने असली गोली लोड कर दी और फायर कर दिया। उस समय पहाड़ पर अमिताभ बच्चन खड़े थे। गोली उनके बेहद पास से होकर निकल गई। सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया। शोले का म्यूजिक भी अपने समय का रिकॉर्ड तोड़ डील था। फिल्म के गानों के अधिकार पॉलीडोर कंपनी को करीब 5 लाख में बेच दिए गए थे, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी डील थी। बाद में रिकॉर्ड्स की जबरदस्त बिक्री हुई और कंपनी ने भी खूब मुनाफा कमाया। कुल मिलाकर शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि किस्सों, जुनून, रिस्क और इमोशन का ऐसा संगम थी जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस वीडियो के लिए काफी टाइम और मेहनत लगी है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताना।